लल्लन टॉप इस वक्त गोरखपुर के बाहरी इलाकों में है, शहर के बाहर के इलाकों में। तो गोरखपुर में दो लोकसभा लगती हैं, गोरखपुर और बांसगांव, है ना। तो गोरखपुर पर काफ़ी फोकस रहता है लोगों का, और हमने ये देखा है कि जो सुरक्षित लोकसभाएं होती हैं उनकी राजनीति पर दिल्ली के पॉइंट ऑफ व्यू से उतनी बात नहीं होती है। पर बांसगांव फिर भी चर्चित लोकसभा है, क्योंकि यहाँ से पहले महावीर प्रसाद कांग्रेस के कद्दावर नेता हुआ करते थे, मंत्री रहे हैं, राज्यपाल रहे हैं, वो चुनाव जीतते रहे हैं। 80 के दशक में 2-3 बार जीते और फिर 2004 में भी जीते। यहाँ से समाजवादी पार्टी के एक चर्चित नेता हुआ करते थे ओम प्रकाश पासवान, बम मारकर उनकी हत्या कर दी गई थी। और अब उनके बेटे हैं कमलेश पासवान, जो 2009 से भाजपा में हैं, यहाँ पे सांसद हैं और कई विधानसभाएं भी पड़ती हैं। उसमें से एक विधानसभा ये बांसगांव की है। ये विधानसभा भी सुरक्षित है, जहाँ से 2017 में भाजपा के कैंडिडेट विमलेश पासवान, जो कमलेश पासवान के भाई हैं, वो चुनाव जीते। हम यहाँ पे इस इलाके में घूम रहे थे। तो ये कौन सा गांव है भैया? महाडीह गांव के बारे में हमें पता चला, और ये भी पता चला कि ज़िला पंचायत चुनाव में यहाँ से एक मिंटू जी करके प्रत्याशी हैं, वो जीते, बड़े अंतर से जीते, और वो भीम आर्मी के कैंडिडेट थे। तो ये हमें एक दिलचस्प चीज़ लगी कि चंद्रशेखर आज़ाद तो उधर सहारनपुर में है, जो यूपी का एक छोर है, और गोरखपुर दूसरा छोर है। वो वाला बॉर्डर जुड़ता है उत्तराखंड और तमाम जगहों से, और ये वाला बॉर्डर जुड़ता है बिहार से। तो यहाँ पर हमें कई नौजवान मिले जो दलित समाज से आते हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। उन्होंने मुझे स्कॉलरशिप्स के बारे में बताया, जो दिक्कतें आ रही हैं उनके बारे में बताया। और मिंटू जी तो मुझे बताया गया कि कहीं बिज़ी हैं, चुनाव में कुछ हो गया है, पर उनके हमें प्रतिनिधि मिल गए हैं। तो इन सब लोगों से बात करेंगे। क्या नाम है आपका भैया? मेरा नाम सत्येंद्र कुमार है। सत्येंद्र, तो मुझे ये बताइए कि यहाँ भीम आर्मी की शुरुआत कैसे हुई, क्या पूरी भूमिका रही? क्योंकि मुझे लोगों ने कहा कि मिंटू जी पहले बसपा से टिकट मांग रहे थे। दरअसल टिकट मांगने का जो क्रम है वो बाद में आई। हाँ, भीम आर्मी पहले। भीम आर्मी कब स्थापित हुई? भीम आर्मी 2018 में यहाँ जहाँ घर पहुँच गई 2018 में। 2018 में 17 जब 2017 में सहारनपुर जो दंगा हुआ था, और जो ठाकुर समाज के लोगों ने हमारे दलित समाज पर घर जलाए थे, लोगों को पीटा था, मारा था। उसके बाद सहारनपुर के जो हमारे वर्ग लोग दलित समुदाय के लोग हैं, हाँ, यहाँ वो हाँ, उस घटना को लेकर जब उन्होंने एक मीटिंग रखी, तो प्रशासन के लोगों ने मीटिंग नहीं करी। कहाँ? वहाँ पे सहारनपुर। हाँ। तो इसके बदले घटना के रोकने का प्रयास हुआ, इस मीटिंग रोकने का। तो वो हमारे समाज के लोगों ने के अंदर रोष पैदा हुआ, और वो घटना वो वहाँ का मुझे हिस्ट्री पता है। तब मैं यहाँ गोरखपुर का उसके बाद वो घटनाएं यहाँ पर भी जानी गई, हाँ जी, घटनाएं जानी गई। और जो हमारे दलित समुदाय के जो खास करके युवा हैं, उनके अंदर ये चीज़ें गई कि क्यों ही ना कहीं हम भी भीम आर्मी से जुड़े, क्योंकि भीम आर्मी हमें एक ऊर्जा देती है। ऊर्जा। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताइए, ये नितेश हैं, इनसे हमारी दोस्ती हो गई है, इन्होंने अभी बीएससी किया है, ये बीएड कर रहे हैं, और आपका नाम है सुधीर है। सुधीर ने भी बीए किया है ना, ये भी बीएड करना चाह रहे हैं। तो अभी इन दोनों दोस्तों ने मुझे पूरा स्कॉलरशिप का प्रोसेस समझाया। ये भाई साहब आपके साथ हैं क्या? हाँ? ये पूरा वीडियो अपलोड होगा लल्लन टॉप पे, आपको अलग से रिकॉर्ड करने की आवश्यकता नहीं, बिल्कुल निश्चिंत रहिए, एक भी कट नहीं लगेगा, है ना। तो और मैं आप लोगों से ये जानना चाह रहा हूँ, जैसे बहुजन समाज पार्टी पहले से थी, तो फिर भीम आर्मी आई, तो दोनों में किस तरह का फर्क देखते हैं आप लोग? दोनों पॉलिटिकल पार्टी हो गई, वो आजाद समाज पार्टी है, वो बहुजन समाज पार्टी। भाई साहब थोड़ा पीछे थोड़ा कैमरे के सामने बताइए। दो लड़कों दलित समुदाय के जो लड़के थे, जस्सू कमेटी के लोग था, और रुझाने थे कि हम सामाजिक संगठन भीम आर्मी, और भीम आर्मी सामाजिक संगठन है, वो हमारे हक अधिकारों के लिए लड़ती है। जहाँ भी अन्याय होता है भीम आर्मी वहाँ पहुँचकर न्याय दिलाने का काम करती है। इस मुद्दे को लेकर भीम आर्मी से जो युवा हैं, साथी हमारे हैं, जो हमारे दलित समुदाय के, उन्होंने जुड़ना शुरू किया। नहीं, मेरा जुड़ना शुरू किया, मैं बता रहा हूँ। उसके बाद जब आज़ाद समाज पार्टी बनी, तो कहीं
जो युवा जुड़े थे भीम आर्मी से, वो नाराज निकले हुए कि हम भीम आर्मी को सामाजिक तौर पर देखना चाहते हैं, राजनीतिक तौर पर नहीं। राजनीतिक तौर तो बहुत सारे युवा नाराज हुए, भीम आर्मी भी छोड़ी, मगर कुछ लोग अभी पद पर बने हुए हैं, अभी भी काम कर रहे हैं। आपका क्या सोचना है नीतीश इस बारे में? हमारा सर यही सोचना है कि बहुजन समाज पार्टी तो पुरानी पार्टी है, आज़ाद समाज पार्टी आ गई है, इससे हम लोगों का पार्टी नहीं उनको बनाना चाहिए था, भीम आर्मी में ही उनको संगठन में रहना चाहिए था। अभी तुरंत आए हैं, तुरंत अपने पार्टी में थोड़ा बहुत हमको घाटा महसूस हो रहा है। शक्ति बढ़ती लग रही है। वोट हम लोगों का, वोट का जो अधिकार है हम लोगों का, वो हम लोगों का बढ़ जाएगा। हम लोग अपने सरकार में आने से वोट बंटवारा हो जाता है दलित समाज, कहीं ना कहीं एक तरफ से देखे तो बंटवारा हो जाएगा। लेकिन फिर भी सर अधिकांश लोग बीएसपी की तरफ ही रहेंगे, क्योंकि वो एक राष्ट्रीय पार्टी है सर हम लोग के थ्रू। तो आप लोग कह रहे हैं कि भीम आर्मी एक सामाजिक संगठन के तौर पे किन किन क्षेत्रों में काम करती है भीम आर्मी यहाँ पे? सामाजिक रूप में भी वो शिक्षा देने का, बच्चों का शिक्षा देने का काम। जैसे आप दोनों लोग पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप लोग क्या भीम आर्मी से जुड़े रहे हैं? यस सर। किस तरह का जुड़ाव होता है, किस तरह की मीटिंग सर होती ये है? सामाजिक संगठन है, जैसे कि सर कोई भी अत्याचार होता है किसी के प्रति, तो भीम आर्मी के जो भी मतलब युवा हैं उसमें जो जुड़े हैं तुरंत पहुंचते हैं उसको न्याय दिलाने के लिए। तो हम लोग को सर अच्छा लगता है, एक संगठन के रूप में मजबूत होती है। Yes, sir। तो जाति आधारित अगर कोई हिंसा हो रही है तो उसमें वो एक फ्रंटल दिखता है। आप क्या करते हैं विश्वकर्मा जी? यही किसानी काम करते हैं। भगवान है वो। आप इनको अगर आपके चाचा जी, इसीलिए ना थोड़ा सा, हाँ। तो खेती किसानी करते हैं, मनरेगा की मजदूरी वगैरह भी करते हैं? मजदूरी करते हैं। कितना पैसा आता है चाचा मनरेगा मजदूरी का? मजदूरी का आता है 250 रुपये। मनरेगा का जो आता है वो मनरेगा में। और वो श्रमिक सम्मान निधि भी आया है खाते में? हाँ, खाता में आता है। कितना? अरे जाए दूसरे काम महीना में काम भाई क्या बोल रहे हैं? वो काम के विषय में तो क्या खेती कर रखी है आपने? बटाई पे लेते हैं खेती? नहीं सब ऐसे ही दिहाड़ी काम करते हैं। कितना मिलता है दिहाड़ी? 250-300 यही मिलता है। 250-300 रुपये। आप लोग भी भीम आर्मी से या बहुजन समाज पार्टी किसी से जुड़े हुए हैं क्या? किससे जुड़े हैं? हम लोग बहुजन समाज से पार्टी से जुड़े हुए हैं। अच्छा, पहले यहाँ कौन विधायक थे? बसपा के 2 बार विधायक रहे ना, सदल राम प्रसाद भी एक विजय के बाद बीजेपी 2002 में सदम जी चुन के आए ना सभा के लिए। 2007 में भी जीते। 2007 में भी जीते और 2012 में बसपा से ही डॉक्टर विजय कुमार वो भी यहाँ से विधायक है। तो ये बांसगांव की जो विधानसभा है वो बसपा का मजबूत बसपा का गण माना जाता है। तो यहाँ पे पुराने बामसेव के भी कार्यकर्ता रहे होंगे जो पुराने जमाने में काशी राम जी के जमाने के हैं? नहीं, उधर भी मिल जाएंगे मगर अभी तो इस गांव में बगल वाले गांव आगे वाले इस गांव में नहीं है। तो क्या ये अम्बेडकर गांव भी घोषित हुआ था क्या? 2007 में हुआ था सर। इस समय ने 2007 अभी बहन जी की जब सरकार थी, बहन जी की सरकार, तब ये सब रोड आरसीसी हुआ। ये आरसीसी वगैरह की हालत देखिए, इसके बाद देखिए रोड की हालत देखिए उधर। अच्छा, मुझे एक चीज ये बताइए, क्या आप लोगों को ऐसा लगता है कि जैसे मान लीजिए कि किसी गांव में किसी सामाजिक समूह के लोग या किसी एक पार्टी के समर्थक ज्यादा रहते हैं, तो जब किसी दूसरी पार्टी की सरकार आती है तो उन पे ऐसे ठप्पा लगा रहता है कि अच्छा ये तो भाजपा वाले हैं, तो सपा वाले हैं, तो बसपा वाले हैं, तो फिर जब दूसरी पार्टी की सरकार आती है तो कम काम होता है, ऐसा कुछ है क्या? मैंने देखिए एकदम सर यहीं पर कमलेश पासवान हमारे विधायक हैं, लेकिन आज तो कभी तक आए नहीं। 5 साल आपको क्या लगता है वो क्यों नहीं आए, किस वजह से नहीं आए? इसलिए नहीं आए, यहाँ पर वोट मांगने आए ही नहीं। वो जान रहे हैं कि यहाँ पर मिलेगा ही नहीं, यहाँ पर विकास भी नहीं करना। तो उनको ये कि बसपा का गढ़ है तो यहाँ वो भाजपा से उनका गाना ये है, वो सोचते हैं कि ये दलित बस्तियां हैं, ये भाजपा को वोट नहीं देती, इसलिए ना वोट देती है जाना। कहीं पर विमलेश जी भी तो दलित समाज दलित हैं, भाजपा के हैं। उसमें भी क्या अंदर और कास्ट का सब डिवीजन रहता है क्या? अंदर हो सकता है कि ये पासी समाज से, ये जाटो समाज से, ऐसा भी विभाजन? यही लोग एक मिनट रुक जाइए भाई, थोड़ा आप समझाइए। ऐसे सब टाइट होके बोलेंगे तो आप सब लोग इतने अच्छे से बात कर रहे हैं, पूरा देश देखेगा है ना। ऐसे हल्ला तो कोई भी मचा सकता है कैमरे के सामने। बताइए विश्वकर्मा जी।
अच्छा, तो कौन कौन सी स्कीम है जो यहाँ पहुंची है 5 साल? जैसे सड़क का तो उन्होंने बताया कि किसी ने हालचाल भी नहीं लिया 10 साल, तो और कोई सामाजिक स्कीम पहुंची है यहाँ पे? जैसे अनाज वगैरह बटा है? बटा है, अनाज पकड़िए, बटा है। हाँ, अनाज वही सर 5 किलो का मिलता है, 5 किलो मिलता है, उसमें भी 1 किलो, उसमें 9 किलो मिलता है। मान लेते हैं सर 1 किलो 5 किलो पे। 1 किलो। तो आप लोगों ने प्रधान वगैरह से किसी शिकायत, जैसे आपके तो मित्र जिला पंचायत सदस्य हैं, जैसे ये दरअसल हमें तो बताया नहीं, इनका गाँव का आपने अपने नेताजी को नहीं बताया? अच्छा, आप अभी भीम आर्मी में हैं या बसपा में? मैं भीम आर्मी का पदाधिकारी हूँ, विधानसभा अध्यक्ष हूँ, बांस का विधानसभा अध्यक्ष हैं ये। यहाँ के विधानसभा, तो आप चुनाव नहीं लड़े? नहीं। किसको लड़वा रहे हैं? ये बसपा लड़ रही। अच्छा, तो यहाँ पे आजाद समाज पार्टी ने कैंडिडेट नहीं दिया, नहीं, गोरखपुर में दिया। गोरखपुर और चिल्लीपार में 2 जगह अपना 2 जगह दिया है। खुद चंद्रशेखर भाई यहाँ से गोरखपुर सदर से लड़ रहे तो हैं। आपने तो खूब वहाँ प्रचार किया होगा प्रचार गोरखपुर किया। सदर में प्रचार चंद्रशेखर मैंने का। किया हूँ। अच्छा, अभी कल आज भी गया था। अच्छा, अभी आई। आप लोग मुझे कुछ स्कॉलरशिप का बता रहे थे, मैं चाहता हूँ उनके कि क्या क्या पढ़ाई में कैसे कैसे स्कॉलरशिप मिलती है? सर सुनिए, हाँ, बीएड में जब बीएसपी की सरकार थी तो इधर आ जाइए, इस एक तरह से शून्य पर एडमिशन होता था, शून्य सुविधा पे, मतलब कोई भी फीस नहीं लगी, जीरो फीस पे। यस सर। लेकिन जो एससी समाज के लोग Yes, हैं sir. उनकी, Yes, तो sir. उसमें आय प्रमाण पत्र भी लगता Yes, था sir. या सिर्फ जाति प्रमाण? आय और जात दोनों लगता था सर। आय जात लेकिन तीनों लगता है। वर्तमान आय, जाति और निवास। हाँ, इनका सर हम बता रहे हैं, ये बीएड करना चाह रहे थे लेकिन पैसे की वजह से कर नहीं पाए अगली बार। पैसे की कमी हाँ, की वजह क्योंकि स्कॉलरशिप हम बंद भी- हो गई थी पूरी। हम भी अपना पढ़ाई जारी रखने के लिए इस साल हम एडमिशन लिए बीएड में, लेकिन कितना मुशक्कत से लिए हम ही जान रहे हैं। से। 52,000 आपको स्कॉलरशिप मिला? हाँ, हमको स्कॉलरशिप मिला है, पर मेरा परसेंटेज थोड़ा अधिक था इसलिए हमको कितना मिला है। था आपका और परसेंटेज? मेरा भाई अभी है, उसका स्कॉलरशिप नहीं आया अभी कितना तक। परसेंटेज था आपका? मेरा 56% है। तो उसमें क्या क्राइटेरिया 55% का है? हाँ, 55 पर जो जिसका अधिक रह रहा है उसको पहले दे रहे हैं, और जिसका 55 से ज्यादा है हाँ, उसको मिल रहा है। उसको मिल अच्छा, रहा है, एक चीज बाकी ये का नहीं बताइए मिल रहा लगभग। कि मैंने देखा है कि उत्तर प्रदेश के नौजवानों में, आप में से भी कोई पढ़ाई कर रहा है क्या? आ जाइए, इधर ही आ जाइए, इधर ही आ जाइए। हाँ। तो आप क्या पढ़ाई कर रहे हैं भैया, क्या नाम है आपका? पंकज कुमार, पंकज, क्या पढ़ाई कर रहे हैं आप? बीए फाइनल है। बीए फाइनल। तो आप भी आगे क्या बीएड वगैरह करना चाहते हैं क्या? हाँ, अच्छा, मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश के नौजवान बीएड बहुत करते हैं, इसकी क्या वजह है? इसकी यही वजह है कि सर, जैसे प्राइमरी में हो गया, प्राइमरी टीचर के लिए, तो अगर बीएड जो किया रहेगा वही प्राइमरी के लिए अप्लाई कर सकता है। अच्छा, तो वो एक प्राइमरी टीचर का जो भर्ती आता है, हाँ। उसकी वजह से बीएड का क्रेज है। हाँ, प्राइमरी हो गया, प्राइमरी के लेकर वो इंटर लेवल तक टीजीटी का होता है। पीजीटी, टीजीटी के लिए भी और प्राइमरी के लिए भी। पीजीटी के लिए एमए होना जरूरी है, पर आप ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएशन होना है। हाँ, हाँ, हाँ। ठीक है, और बीएड जो होता है वो टीजीटी और प्राइमरी लेवल, प्राइमरी उच्च प्राथमिक दोनों, इन दो के यानी 1 से 5 और 6 से 8 बीएड करने के पीछे मंशा ये रहती है कि बीएड कर लेंगे तो जब सरकारी टीचर की नौकरी जाएंगे निकलेगी तो हम लोगों को सिलेक्शन हो जाएगा। अच्छा, सिलेक्शन के लिए। सिलेक्शन के लिए। और इसके अलावा जैसे मान लीजिए सरकारी नहीं मिल रहा है, तो फिर और क्या विकल्प रहता है रोजगार का किसी बीएड की डिग्री के आधार पे? या प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाने को प्रेफर करेंगे या कुछ और करेंगे? हाँ, देखिए क्या है ना, अब बीएड करने के बाद हम प्राइवेट में कोई सुविधा नहीं, इसका कोई मतलब नहीं है। अच्छा, सरकारी में कोई मतलब है, क्योंकि बीएड प्राइवेट जो संस्थाएं हैं वो किसी व्यक्ति विशेष का है, वो हमें रखेगा या नहीं रखेगा उसके ऊपर निर्भर करता है। अच्छा, हाँ, मतलब वो वहाँ पे योग्यता के अलावा जाति भी देखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल एकदम हर जगह बताइए जरा। हाँ, जात का मुद्दा सर इतना छा लिया है कि हम क्या बताएं अब। बताइए। हर चीज में देखिए, पढ़ाई से लेकर जहाँ कॉलेज जाओ वहाँ भी जात, जहाँ जाओ वहाँ जात, रूम लेने के लिए गोरखपुर में जात, हर जगह जात विशेष का इतना बड़ा है कि हम क्या बताएं आपको। देखिए जात जाति का जो ये खाई जो बनाई गई है ना, ये भी लोगों के दिमाग में है। अब वो हर समय उपस्थित हो जाती है, हमेशा मौजूद होती है। बात बात में जात, किसी काम को लेकर जात, हम रूम लेने जाए तभी जात हमारी पूछी जाती है। अच्छा, यहाँ पे मैं डेविल्स एडवोकेट हो रहा हूँ। जैसे कई लोग ये भी कह सकते हैं कि एक मिनिमम शैक्षणिक योग्यता तो होनी चाहिए वजीफा देने के लिए, कि कम से कम 50% या 55%, जितना भी हो 1%। आपको लगता है क्या कि कोई मान लीजिए किसी का 40% नंबर है तो उसको भी वजीफा मिलना चाहिए? या इसके बजाय आप ये कहेंगे, मतलब मैं आपका सजेशन चाह रहा हूँ कि जैसे सब लोग बीए एमए करेंगे, है ना, तो सब बीए एमए करेंगे, बीएड करेंगे, तो सरकारी नौकरी तो एक लिमिटेड है। इसके बजाय अगर
कॉलेजों में स्किल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग दी जाए। इसी वजह से अभी हमको एक लड़की मिली थी जो कि पंचायत सहायिका बनी है, 6,000 रुपये मानदेय पे, अंशु गौड़ उसका नाम है। तो मैंने उससे पूछा कि तुम सरकार को क्या सलाह देना चाहोगी, तो वो बोली कि एक उसने बड़ी अच्छी सलाह दी। उसने कहा कि कॉलेज बड़ा दूर पड़ता है तो कई लड़कियां जा नहीं पाती हैं, तो अगर परिवहन की सुविधा हो जाए तो ज़्यादा लड़कियां पढ़ने जाएं कॉलेज में। दूसरी उसने सलाह दी कि अगर कॉलेजेस में सिलाई बहुत अच्छे से सिखाई जाए या कंप्यूटर बहुत अच्छे से, तो ये ऐसे स्किल हैं जो आपको अलग से रोजगार दे सकते हैं अगर सरकारी नौकरी ना सर, मिले। ये बहुत तो आप लोग क्या सुझाव देना चाहेंगे सरकारों को? हमारा यही सुझाव है सर, ये बहुत ही अच्छी टेक्निक है। स्किल एंड क्या टेक्निक अच्छी है? यही कि मतलब स्किल एंड जो है, स्किल वाली जो डेवलपमेंट है, इसको सबको सिखाना चाहिए, क्योंकि सरकारी नौकरी सबको देना पॉसिबल नहीं है। तो बीए में क्या अनिवार्य रूप से ऐसा कर दिया जाए कि एक स्किल सेट तो चुनाव करना ही होगा? एकदम टेक्निकल शिक्षाएं मिलती हैं। टेक्निकल नहीं, टेक्निकल तो अलग हो गया जो पॉलिटेक्निक ITI में है। जैसे जितने बच्चे भी बीए कर रहे हैं, अगर वैसा अनिवार्य हो जाए, जैसे मान लीजिए एक कॉलेज है, वो मान लीजिए उसमें बीए में 8-10 सब्जेक्ट ऑफर कर रहा है और वो कोई 3 ऐसी स्किल सेट पकड़ ले, है ना, वो किसी भी चीज़ का हो सकता है, वो वुड क्राफ्ट से जुड़ा हो सकता है, वो कंप्यूटर से जुड़ा हो सकता है, वो सिलाई से जुड़ा, कुछ भी हो सकता है, कि आपको बीए के साथ साथ 3 साल ये एक चीज़ की ट्रेनिंग करें, तो आपको लगता है इससे फायदा मिलेगा? एकदम सर। बीए जैसे बीए क्या होता है, बीए अलग रहेगा, ये अलग रहेगा, लेकिन साथ में करना होगा। साथ में सेपरेट तो है, लेकिन जब तक आप उसको कंपलसरी नहीं करोगे लोग सीखेंगे नहीं ना। तो ये है कि 3 साल आप बीए करके निकले तो आपके पास एक क्राफ्ट भी आ गया, एक कला भी आपने सीख ली जो आपको रोजगार दे सकती है। बहुत आपको लगता है कि लोग सीखेंगे? आप लोग सीखते? अगर ऐसा होता बीए के साथ, ऐसा होता तो हम जरूर सीखते हैं सर। यस सर। हम ही नहीं, जितने भी छात्र स्टूडेंट्स हैं, सब लगभग सीखते हैं। सब सीखते हैं। मान लीजिए जो तो गवर्नमेंट में चला गया उसके लिए तो अच्छा है, जो बचा वो तो कहीं न कहीं लग तो सकता है, उसको कुछ टाइम के लिए रोजगार कर कुछ तो लेगा। रोजगार कर लेगा सर। किस किस तरह के स्किल सिखाए जा सकते हैं बीए के साथ, बताइए। आप लोगों से अगर पूछा जाए, बताइए क्या आपका नाम है भैया? जी निमेश कुमार। निमेश कुमार। क्या आपने पढ़ाई की? जी सर, ग्रेजुएशन लास्ट ईयर है। लास्ट ईयर। क्या क्या सिखाया जा सकता है बीए में जो सब्जेक्ट रेगुलर है उनके साथ साथ, जिससे आपको लगता है कि आगे रोजगार पाने में मदद मिल सकती है? जो सर वो ही है, पढ़ाई के हिसाब से करवाना चाहिए था। नहीं, क्या आपको लगता है खेती की कुछ ट्रेनिंग दी जा सकती हुई और उन्नत खेती की नहीं जरूरत है? नहीं सर, बहुत जरूरी है। उन्नत खेती हो गया, मान लीजिए, और सिलाई कढ़ाई, उन्नत खेती एक हो गया। क्या कुछ जैसे बागवानी वगैरह? सर दोहरी खेती भी तो कराई जा सकती है। दोहरी खेती क्या होता है ये बताइए। सर जैसे मान लीजिए इसमें गेहूं की फसल ये लगी सामने है। गेहूं लगा है, थोड़ा हट जाइए। इसमें सर मान लीजिए साइड पेड़ लगा सकते हैं। हाँ, जैसे हमने वहाँ मेरठ की तरफ देखा है, लोग अपने खेत की मेड़ पे पॉपुलर पेड़ लगा सकते हैं। इसमें सर मान लीजिए क्योंकि हम लोग के पास तो खेत है नहीं, हाँ। हम लोग नहीं कर सकते क्योंकि हम लोग गरीब हैं। इसमें अगर हम लोग के पास ऐसा होता हम लोग दोहरी खेती करते, इसमें फार्म बनाते हैं। हाँ, फार्म के जरिए से दोहरी खेती, नीचे दूसरी फसल होती, ऊपर दूसरी फसल होती। हाँ। हमारे एक मित्र हैं आकाश चौरसिया, उनका नाम है, सागर में, तो वो त्रिस्तरीय खेती करते हैं। जमीन पे एक कुछ उन्होंने लगाया अरबी वगैरह कुछ, फिर थोड़ा सा ऊपर हाइट पे उन्होंने कुंदरू की बेल लगाई और फिर उसके भी ऊपर पपीता लगाया। तो ऐसे त्रिस्तरीय 4 स्तरीय खेती। तो एक तो हो गया कि खेती के प्रयोगों पर शिक्षा दी जा सकती है। दूसरा आप लोग कह रहे हैं कि सिलाई कढ़ाई बिनाई सिखाई जा सकती है। एकदम 2 हो गया। और क्या सिखा सकते हैं? कास्ट कला जो कारपेंटरी का काम है वो भी सिखा सकते हैं। कारपेंटर का हाँ सिखाया जा सकता है। वो एक स्किल हो सकता है। लगभग सरकार को एक बनाना चाहिए कि क्या क्या लड़कों के लिए भविष्य में मतलब क्या क्या कराया जा सकता है, और लड़कियों के लिए भी। हाँ, लड़के दोनों के लिए। क्योंकि सर इस समय बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है कि लड़के बेरोजगार होते एकदम चले जा रहे हैं। हाँ, एकदम परेशान, एकदम वही सर, बेरोजगारी की संख्या बेरोजगार एकदम बहुत समस्या हो गई है, बहुत बड़ी समस्या हो गई है सर। अच्छा, जैसे हमने कहा कारपेंटरी तो इन्होंने टोका की पढ़ लिख के क्या ये करेंगे? आपको लगता है कि स्किल, शिक्षा और सामाजिक प्रतिष्ठा, इनमें आपस में कुछ विभेद है कि ये काम नहीं करना है, ये काम करना है, उसका सामाजिक सम्मान से कुछ अपने यहाँ ये बहुत ज्यादा है ना? क्या बताइए, जरा समझाइए। हाँ, ऐसा है। देखिए अभी क्या है, अब जब एक चुनाई करने वाला व्यक्ति होता है जो घर बनाता है, वो चुनाई करने वाला जो मसाला बना के देता है उसमें अंतर होता है, तो सम्मान में भी अंतर होता है।
सम्मान में। उसको लोग मिस्त्री साहब बुलाते हैं, इसको लेबर में पता नहीं क्या बोलेंगे, रे बोलेंगे। हाँ, हमेशा ऐसा मिस्त्री बोलेंगे। साहब बोलते हैं, ये आपने ठीक बात तो ये अंतर मिलता है, मसाला तैयार ठीक करते हैं। ना? हाँ, ये अंतर मिलता है। कारपेंटर जिस काम से लेबर हम रह गए, उस काम के हिसाब से हमें सम्मान मिलता है। जितना हम नीचे वाला पर काम जितना करेंगे, स्किल आता रहेगा उतना तो सम्मान बढ़ता रहेगा, क्योंकि मिस्त्री के पास वो स्किल है कि मसाला कैसा तैयार करें, है, इसलिए हम लोग मिस्त्री साहब बोलने लगे। वो स्किलें बढ़ते जाएंगे तो सम्मान उसका बढ़ता है। हाँ, जितना बढ़िया स्किल वो करेगा उतना या ये सम्मान हो सकता है कि जो पॉलिटेक्निक और ITI हैं उनको कॉलेजेस के साथ अटैच कर दिया जाए। मैं थोड़ा समझना चाह रहा हूँ कि कैसे कर सकते हैं, क्यों, क्या सुझाव है, क्या सरकार से क्या मांग है तुम्हारी? सरकार से ये है कि हम लोगों को अच्छी से देखना चाहिए, और बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। उसका उसी के तो इलाज पे हम लोग बात कर रहे हैं ना। एक तो हो गया कि पढ़ाई कैसा होता है कॉलेजेस में, प्राइवेट में पढ़ते हैं सरकारी में आप लोग? प्राइवेट कैसी पढ़ाई होती है? पढ़ाई तो फिलहाल ठीक है। लेकिन सरकारी पढ़े हैं। आप क्या करते हैं भैया पीछे? आप भी प्राइवेट में पढ़ते हैं? सब जाने का कर रहा है। कितना बजी भाई साहब? अभी 2 साल से थोड़ा शांत हो जाएंगे। रुक गया है। हाँ? 2 साल से स्कॉलरशिप रुक गया। 2 साल से नहीं हुआ। ये सब समाज कल्याण विभाग के थ्रू आता है, सारा स्कॉलरशिप समाज कल्याण हाँ जी, विभाग? समाज कल्याण ही प्रोवाइड कराती है। अच्छा, हमारे गाँव बीएड की जो समस्या है दरअसल हम हाँ जी बताइए। जैसे क्या था पहले जो था, मैं भी बीएड किया हूँ 2012 और 13 के सत्र में मैंने बीएड किया। उस समय क्या था कि निःशुल्क जो था, निःशुल्क थी वो निःशुल्क थी, और 0 बेस पे 0 फीस पे कहा हमारा एडमिशन हो जाता था। अब क्या है कि सरकार ने क्या भाई साहब 1 मिनट रुक जाइए, कमाल कर रहे हैं, हमारी गलती क्या ये है? लगातार आप बोलते जा रहे हैं, बहुत गलत बात है। हम हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं, घर छोड़ के आप कुछ भी बोलेंगे। अच्छा सर, करिए कुछ नहीं। इतनी जरूरी बात हो रही है समाज के बारे में, शिक्षा के बारे समाज के में। बारे में हम ही सोचा समाज SOSCIL नहीं जान रहे हैं। बताइए, आप लोग बताइए सर, इतना जरूरी सा पढ़ाई लिखाई का बात है। अब ले जाइए उनको। अरे हम तो वहाँ से बात करते करते आ रहे हैं, ये पीछे आ गए। हम तो देखते अब बरसात हो गई हमारे गाँव का। 1 मिनट कैमरा बंद कर रहा हूँ, रुक जाइए। नहीं रुक जाइए, मत बंद करिए, ठीक है ऐसे। हाँ, आप कुछ बता रहे थे। हाँ, बता रहा था मैं कि मैं भी 2012 और 13 के सत्र में मैं बीएड किया हूँ जी। उस समय जो थी फीस थी, निःशुल्क में हमारा एडमिशन हो जाता था किसी भी विद्यालय में। मगर अब क्या व्यवस्था है, सरकारी व्यवस्था ला दी है कि अब 80 का जो एडमिशन लेंगे बच्चे, उनको अब जो फीस है, निर्धारित फीस है वो साल भर की, 2 साल की अब तो हो गया है, तो 1 साल की जो निर्धारित फीस है उसको जमा करेंगे तब वो एडमिशन लेंगे। इससे समस्या ये हो रही है कि हमारे वजीफा कैसे आता है? जो आपने बोला 52,000 आया सर, फिर से उसको स्कॉलरशिप का जो पोर्टल होता है उस पर अलाइन करना वो पड़ता कह है। रहे हैं कि पहले आप अपने से फीस जमा करो, हाँ, फिर आपके खाते में आएगा। वही मन करेगा तब देंगे, तो नहीं देंगे। नहीं तो ऐसा ही ना हुआ है। वो निःशुल्क कर दें। वही तो हम कह रहे हैं। देखिए आप समस्या बता रहे हैं, वही तो बता रहे हैं मैं कि वही अब समस्या ये हो रही है कि पहले आदमी को एडमिशन लेने में, लड़के जो SC वर्ग से ST के लोग थे उनको एडमिशन लेने में समस्या नहीं होती थी, मगर अब समस्या होती है हमें 2012 के बाद से। हाँ 2012 के बाद से नहीं, अभी 2-3 साल पहले का है। तभी आप सरकार बोले ना कि आपने 12-13 में मैं किया था, मैं 2012-13 में बीएड किया था। अब जो है 2-3 साल के लगभग ये चीजें हैं, इस सरकार में चल रही है, इस सरकार में, जो मौजूदा सरकार। सर एक प्राइवेट कॉलेज की सर हमें बताना था। अब बता रहे हैं सर, बता रहे हैं कि जो 80 के लोग हैं, लड़के हैं, अब इसका वो तुरंत फीस जमा करने के कारण वो क्या है, एडमिशन नहीं ले पा रहे हैं, ये समस्या है। गरीब आदमी कहाँ से आखिर छात्रवृत्ति मिल रही बाद में, सरकार दे रही है मगर बाद में दे रही है, पहले हम रोक रही है। हमारे पिता भी सर वहाँ दिल्ली में रहते हैं सर, मजदूर ही है वो भी। अच्छा, हमको एक आखिरी सवाल ये बताइए, जैसे मायावती जी 2007 में चौथी बार मुख्यमंत्री बनी और बसपा को पहली बार अपने दम पे बहुमत मिला, फिर वो 2012 में हार गई, उसके बाद फिर क्रमशः हारती है। तो इसका किस तरह का असर पड़ता है गांव के दलित समाज के? असर यही है सर, जैसे मैं गोरखपुर JRF हॉस्टल गोरखपुर में रहता हूँ, वहाँ पे सर 4 छात्रावास बनाई गई है SC समाज के लिए, जो जिसने मायावती जी ने बनवाया था। आज तक योगी जी आए हैं, 5 साल हो गया, वहाँ से लिपाई पोताई का नहीं अभी तक हो पाया, दोबारा मेंटेनेंस नहीं हो पाया। मेरे बगल में पुराना हॉस्टल है, वो टूटने का कगार पर 4 साल हो गया, टूट गया है लगभग, दोबारा उसका फंड नहीं आया कि उसको नया रिपेयर करके तुरंत बनवा दिया जाए। रिपेयर जो करेगा उसको तो अलग बात है, एक कम से कम इनको अगर 80 से अगर इतना प्यार है तो थोड़ा सा एक अलग से भी बनवाना चाहिए था, अलग। हालांकि ये शिकायत जैसे विवेकानंद छात्रावास है ना एक गोरखपुर यूनिवर्सिटी में,
संत कबीर, उसमें गए थे तो वहाँ के विद्यार्थियों ने भी यही शिकायत की थी। एक चीज़ मैं और जानना चाहता हूँ, कई राजनीतिक पार्टियों को अब ये लग रहा है कि बहन जी के बाद बसपा की कमान किसके पास होगी। कई लोगों को लगा कि जो इनके नेता हैं चंद्रशेखर, वो अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। कई लोगों ने कहा कि अब वो जो नेशनल कोऑर्डिनेटर बना दिए गए उनके भतीजे आकाश आनंद को। कई लोगों ने कहा कि बहुजन समाज से कोई नई लीडरशिप आएगी। आप लोग चूंकि समर्थक हैं, समाज से आते हैं, आप लोग क्या लगता है बसपा का आगे भविष्य में नेता कौन हो सकता है? हमारा तो सर यही मानना है कि सब जो हम लोग के हक के लिए जो भी लड़ेगा, अगले चुनाव में जो भी हम लोगों के लिए हक लड़ेगा, वो कौन हो सकता है? उसको ही हम लोग नेता बनाएंगे। वो कौन हो सकता है? नहीं देखिए, कहा रहे जैसा कौन हो सकता है? अच्छा, कोई भी हो सकता है। कोई भी हो सकता है सर, इसकी कोई भी हो कोई ऐसा नहीं कि आप लोगों को लगता है कि ये सबसे सुटेबल करने जो हम लोगों के लिए पूर्ण रूप से लड़ेगा उसको हम लोग तुरंत बना देंगे। हम ही लोग हैं खड़ा करने वाले। यही मिंटू भैया हैं जो जिला पंचायत सदस्य हैं, उनका लेवल बहुत गिरा था, बहुत मतलब हम लोग के बराबरी में ही थे, लेकिन हम लोगों का एकदम जहाँ था हरदम सुने, हम लोग उनको आज जिला पंचायत सदस्य बनाए हैं उनको। आज हम ही लोग समाज संगठन के एकदम पर उनको बनाया गया है। देखिए तो जो भी हम लोग के लिए लड़ेगा उसको हम लोग बनाएंगे। बसपा की वो अब ये तो बहन जी तय करेंगी, बहन जी तय करेंगे, बहन जी जिसको तय करेंगे उसको सब लोग मान लेंगे। बिल्कुल मानेंगे भाई, अब तक मानते आए हैं, अभी नहीं, पर आपने तो अलग पार्टी बना ली। हम तो जैसे हमारा जो कहने का मतलब है जो हम कह रहे हैं, हम भी उसी कमेटी के हैं, हाँ। तो हमारे कह रहे हैं नहीं, पर आपकी पार्टी तो अलग हो गई ना। पार्टी तो अलग है। देखिए, अभी 2022 के जो चुनाव है, हाँ। अभी थोड़ा मतभेद हैं, 2027 के चुनाव आएंगे, 27 तक सब ठीक हो जाएगा। बसपा और आजाद समाज पार्टी एक हो जाएगी। वो बातें अलग चीजें हैं कि वो गठबंधन होगा या अपने होगा, ये क्या होगा, हम लोग की बात नहीं चाहेंगे, ठीक ना। हम जहाँ तक है कि जैसे पर ये थोड़ा दुविधा द्वंद हो जाता है अभी, कहाँ लड़वा दिया। देखिए बहन जी हमारे समाज की नेता हैं और भाई हमारे लिए लड़ी हैं, एक महिला होते हुए संघर्ष किया है। आप लोगों से मैंने इतनी देर बात की तो मुझे बहुत मेरी समझ विकसित हुई, और आई कैन से आप लोगों ने इतना समय दिया, धन्यवाद। और मेरी शुभकामनाएं कि आप आगे बीएड करें और बढ़िया से पढ़ाई करें। जो बाबा साहब ने कहा था ना कि शिक्षित बनो, संघर्ष करो, तो शिक्षा बड़ी जरूरी है, क्योंकि शिक्षा भेद नहीं करती है कि किसमें क्या करें। और जब आप लोग खूब शिक्षित हो जाएं तो जरा इनका भी ख्याल रखिए। आपको मेरा प्रणाम। आपने बार बार जो बीच में कि हम लोगों के बात के हमारे गाँव में आके हम लोगों के बात को स्वीकारा है और अपन न्यूज पर देखने का काम किया है। द ललन टीम न्यूज को मैं बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू भाई, थैंक यू। चलिए आप देख रहे हैं ललन टॉप। उत्तर प्रदेश की सियासत के अलग अलग रंग, समाज के अलग अलग रंग, उनकी महत्वाकांक्षाएं, उनकी लोकतंत्र से जो आकांक्षाएं हैं, उसकी पड़ताल हम लोग लगातार फील्ड पर जाकर करते रहेंगे और बढ़ाते रहेंगे अपने कैमरे के साथी अमतेश जी का काम। जो ये वीडियो मोबाइल से रिकॉर्ड कर रहे हैं और छाया लगातार पड़ रही है तो उसको लेकर भी परेशान है। देखते रहिए ललन टॉप।